नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का दृष्टि सीयूटी के चैनल पर। साथियों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज सीयूटी 2022 समाज शास्त्र का विषय, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी। और ये सीयूटी, ये दोनों चीजें हैं क्या? देखिए, सीयूटी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें लगभग 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए एक प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। ये पहली बार होने जा रही है और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण रहता ही था, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में हम लोग देखते आ रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, उनकी जो कट ऑफ हुआ करती थी वो 99%, 98%, लगभग 90% से ऊपर देखने को मिलती थी। लेकिन हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक चुनौतीपूर्ण ये विषय इसलिए था क्योंकि इतने अंक लाना हिंदी माध्यम में बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन अब आप लोगों के लिए ये सारे चीजें आसान हो गई हैं, क्योंकि सीयूटी के माध्यम से अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के एग्जाम के माध्यम से दाखिला ले सकते हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड सोशियोलॉजी का है, समाज शास्त्र का है, तो इस समाजशास्त्र विषय को आपको पढ़ना बहुत जरूरी होगा। एक परीक्षा आपकी समाजशास्त्र विषय की होगी जिसमें 50 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न करने, उसको अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो हम ये जान लेते हैं समाजशास्त्र क्या है और समाजशास्त्र हम क्यों पढ़ेंगे और इसका पाठ्यक्रम क्या है। देखिए, अन्य और विषयों की तरह, चाहे हम अर्थशास्त्र विषय ले लें, चाहे राज्य व्यवस्था ले लें, भूगोल ले लें, या अन्य और किसी विषय की बात करें, तो कहीं ना कहीं हर विषय में हमें कुछ जानकारी होती है और कुछ जानकारी नहीं भी होती है। लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जहां पर विद्यार्थियों को समाज के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो होता ही होता है। समाज, जिस समाज में हम पैदा हुए, जिस समाज ने हमें सिखाया, जिस समाज में हम जिए, खेले कूदे, अपने दोस्त बनाए, अपना परिवार, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी तो रखते ही है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थी बिल्कुल ब्लैंक बिल्कुल नहीं होते। तो दोस्तों, जो ये परीक्षा रहेगी, पहली बार होने जा रही है, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि इस परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो ज्यादा कठिन नहीं होंगे, बहुत सरल होंगे, जो आपकी 12वीं की एनसीईआरटी पर आधारित हैं। तो आइए एक जरा नजर डाल लेते हैं कि समाजशास्त्र का जो पाठ्यक्रम रहेगा सीयूईटी की परीक्षा के लिए वो क्या रहेगा। सबसे पहला अगर हम विषय देखें जो इस पाठ्यक्रम में है, वो है भारतीय समाज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज की संरचना है कैसी, समाज कैसे बना, समाज का उद्धार कैसे हुआ, समाज का अगर हम बात करें तो ओरिजिन कैसे हुआ, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे, जिसके सब टॉपिक्स भी आपके सामने दिए गए हैं। जैसे पहला टॉपिक है भारतीय समाज का परिचय, जिसमें उपनिवेशवाद, जब हम लोग एक गुलाम देश थे तो उस समय पर क्या स्थिति थी, समाज की क्या स्थिति थी, अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे देश पे, हमारे समाज पर क्या छाप छोड़ी, क्या उसका प्रभाव देखने को मिला, सब इसके अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीयवाद, नेशनलिज्म हमारे देश में कैसे पैदा हुआ, किस दौर में पैदा हुआ, थोड़ा इतिहास आप लोगों को इसके बारे में जानना जरूरी होगा। वर्ग के बारे में जानेंगे, वर्ग का मतलब क्लास। आप जानते ही हैं कि क्लास और कास्ट दो एक ऐसे विषय हैं जो समाजशास्त्र के बड़े महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। वर्ग की हम बात करते हैं, जब हम क्लास की बात करते हैं, तो ये एक शब्द ऐसा शब्द है जो रिजिड नहीं है। हम अपनी क्लास को चेंज कर सकते हैं, अर्थात हम अपने वर्ग को चेंज कर सकते हैं। हम लोअर क्लास से मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से अपर क्लास में आ सकते हैं, लेकिन कास्ट चेंज नहीं हो सकती। कास्ट मतलब हमारी जाति, वो एक रिजिड टर्म है। इसी में हम दोस्तों पढ़ेंगे समुदाय, कम्युनिटी, ये क्या होती है। तो इस यूनिट का जो पहला विषय रहेगा हमारा यही विषय रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं जनसंख्या संरचना। हमारे देश में जो डेमोग्राफिक सिस्टम है वो कैसा है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, बाल मृत्यु दर कितनी है, मातृ मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, ये सारी चीजें हम लोग इसके बीच में अध्ययन करेंगे, ठीक है। कई सारी थ्योरीज हैं जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में दी गई होंगी, उन सब थ्योरीज की चर्चा यहां पर दोस्तों की जाएगी, ठीक है।
फिर हम जानेंगे ग्रामीण शहरी संपर्क और प्रभाग। प्रभाग मतलब डिवीजन। ग्रामीण और शहरी जो संपर्क है वो कैसा है। बड़ा प्रसिद्ध शेर है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, एक ये सड़क तुम अब गांव आई हो जब सारा गांव शहर जा चुका। तो आज हम ये देखेंगे कि कनेक्टिविटी कैसी है, ठीक, कल्चरल संपर्क कैसा है, ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव क्या है शहरों का गांव के ऊपर। तो ये सारी चीजें इस विषय के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहली जो इकाई है हमारी, उस इकाई में हमारे 3 महत्वपूर्ण विषय हैं जो आपके समक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं आगे सामाजिक संस्थाएं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे निरंतरता और परिवर्तन। हमारे देश में जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल कम्युनिटी और इसमें चेंजेस देख पा रहे हैं, अभी हाल ही में ही कई सारे चेंजेस आप लोगों ने देखे होंगे। हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब हम लोग एक न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे हैं। ठीक है, पहले एक संयुक्त परिवार का एक समूह आप लोगों ने देखा होगा। गांव में आज भी ये जो प्रथाएं हैं वो चलती आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे परिवार, नातेदारी। फिर इसके बाद देखेंगे हमारे देश में जाति व्यवस्था कैसी है, द कास्ट सिस्टम। ठीक, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था है, उपजाति व्यवस्थाएं हैं, ये देखेंगे। ये उपनिवेशवाद काल में किस तरह से रही थी, कितनी रिजिडिटी थी, अब कितनी सरल हो गई है, उदारवादी हो गई है, ये सारी चीजें इसमें यहां पर पढ़ी जाएंगी। ठीक है, जनजातीय समाज के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आज जनजातीय समाज जो है वो किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है और सरकार की क्या नीतियां हैं इन जातियों के विकास के लिए। सरकार भी आप जानते हैं कि एक समावेशी विकास की अवधारणा लेकर चल रही है और समावेशी विकास में हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। तो सबका विकास कैसे संभव होगा, जिसमें जनजातियों को कैसे हम मुख्य धारा से जोड़े जाएंगे, तो ये सारे विषय हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक सामाजिक संस्था के रूप में बाजार। जी, एक बाजार भी एक सामाजिक संस्था है। प्राचीन काल में हम देखते थे कि लोग बाजार के माध्यम से एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाया करते थे, रिश्ते तय किए जाते थे। लेकिन आज समाज में कहीं ना कहीं आर्थिक क्रियाओं के अलावा भी कई अन्य क्रियाएं शामिल की जा चुकी हैं। समाज और बाजार कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण एक जो भूमिका है वो समाज में निभाता है। तो बाजार एक संस्था के रूप में समाज में कैसी भूमिका निभाता है, हम लोग दोस्तों ये चर्चा करेंगे इस विषय के अंदर। तो ये हमारी दूसरी इकाई रहेगी, जिसमें लगभग हमारे 4 टॉपिक रहेंगे जो आपके समक्ष हैं। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, आती है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटीज एंड एक्सक्लूजन। अब सोशल इनइक्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं, विषमताओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे समाज में आप लोग देखते ही हैं कितनी विषमताएं हैं। जातिगत विषमताएं हैं, धार्मिक विषमताएं हैं, क्षेत्रीय विषमताएं हैं, ठीक है, रंग भेद है और कई तरह की चीजें हम लोग देखते ही हैं। तो इसमें सब टॉपिक्स देखते हैं। जाति पूर्वग्रह। जाति पूर्वग्रह का मतलब होता है किसी एक निश्चित जाति के बारे में एक पहले से ही एक धारणा बना लेना, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह की प्रथाएं हैं, रूढ़िवादी सोचें हैं जो हमारे समाज में किन्हीं जातियों को लेकर देखने को मिली है कि बहुत ज्यादा व्यापक है। अनुसूचित जाति के बारे में जानेंगे, ठीक, अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि किनको अन्य पिछड़े वर्ग कहा गया और इनके लिए सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं, क्या प्रावधान और क्या स्कीम्स चलाई जा रही हैं, क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि इनको मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरे विषय में हम लोग देखेंगे जनजातीय समुदाय का हाशिए पर होना। तो जनजातीय समुदाय हैं, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनके पास वो बेसिक जो नीड्स होती हैं किसी व्यक्ति के लिए, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, बैंडविड्थ की सुविधाएं हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पोषण की सुविधाएं हो, पोषण आहार की बात हो, तो वो किस तरह से इस समय पर चुनौतीपूर्ण है और कैसे ये हाशिए पे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, इनके लिए सरकार की क्या परियोजनाएं चल रही हैं, ये सारी चीजें इस विषय में हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिर हम देखेंगे महिलाओं की समानता के लिए संघर्ष। आज हम 21वीं सदी के दौर में हैं और लैंगिक समानताओं की बातें हम लोग करते हैं, महिला पुरुष एक समान है, इन सब की बातें हम लोग करते हैं। लेकिन जिस समाज में आप और हम लोग रह रहे हैं, तो हम इससे भली भांति वाकिफ हैं कि किस तरह से महिलाओं को और पुरुषों को भेदभाव किया जाता है। आज भी एक मिडिल क्लास में, एक लोअर मिडिल क्लास में, एक निम्न आय वर्ग के एक परिवार में एक लड़के को शिक्षा प्रदान की जाती है, बच्चियों को स्कूल से ही दाखिला हटवा लिया जाता है ताकि
एक परिवार का जो व्यय की क्षमता होती है, शिक्षा में व्यय की क्षमता होती है, वो एक लड़के को पढ़ाने के लिए एक विचारधारा रखी जाती है, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। ये हम लोग देखते आ रहे हैं, आज भी प्रबल है कई समाजों में। लेकिन इससे ज्यादा अगर हम देखें तो कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो भी आज हमारे समाज में बहुत ज्यादा प्रबल हैं, जैसे कि जो हाउस वर्क हैं, जो हाउस होल्ड वर्क हैं, जो हमारे घर के कार्य हैं, वो महिलाएं करती हैं। एक धारणा बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे उनकी समानता के संघर्ष हम लोग देखते आ रहे हैं, इतिहास क्या रहा है संघर्ष का, वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान परिदृश्य क्या है, ये हम लोग इस विषय के अंदर बिल्कुल पढ़ लेंगे, ठीक है। साथ में धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण, जैसे कि आप लोग देखते ही हैं, अल्पसंख्यक को लेकर कई सारे मुद्दे, कई सारी ऐसी नीतियां या ऐसी कहीं ना कहीं गतिरोध रहता है समाज में, जिसमें कहीं ना कहीं इनके संरक्षण के मुद्दे सामने आते हैं दोस्तों, ठीक है। आजादी से लेकर आज तक हमारे देश में किस तरह की संरक्षण नीति रही है अल्पसंख्यकों को लेकर, आरक्षण को लेकर, इनको आरक्षण देने के ऊपर, ये सारी की सारी मुद्दे, ये सारी की सारी चीजें हम इस विषय के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। दिव्यांगों की देखभाल, दिव्यांग एक शब्द है जो पहले विकलांग शब्द से बनाया गया था, अब इसे एक पॉजिटिव सेंस में, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है। दिव्यांग, इनके समक्ष कैसी क्या चुनौतियां देखने को मिल रही है, क्या आज हमारे समाज में जो सुविधाएं आपको मिलती हैं, सड़कों पर चलने की सुविधाएं हैं, सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज हैं, क्या दिव्यांगों के लिए भी क्या वही सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। आज आप अपने समाज में, अगर अपने लोकल एरिया में आप देखेंगे तो सड़क पार करने के लिए हो, चाहे कहीं पे किसी मॉल में चढ़ने के लिए हो, या किसी एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में हो, या हम किसी कार्य क्षेत्र की बात करते हैं कि दिव्यांगों के लिए अलग से शौचालय है या नहीं है, ठीक है ना। फुट ओवर ब्रिज में क्या दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधाएं हैं या नहीं है। एटीएम में भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सुविधाएं धीरे 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 आने लगी हैं। तो क्या इसकी देखभाल के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या सरकार योजनाएं तैयार कर रही है ताकि दिव्यांगों को उनका एक कार्य करने का, उन्हें जीवन, एक स्वस्थ जीवन जीने का एक उनको एक अधिकार यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर ये विषय भी इसमें हम पढ़ लेंगे। तो ये हमारी तीसरी इकाई है जिसमें लगभग 5 टॉपिक हैं जो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक। हम बढ़ते हैं अपनी चौथी इकाई की तरफ, विविधता में एकता की चुनौती, ठीक है। द चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप जानते ही हैं सांप्रदायिकता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और हाल ही में ही कई तरह की सांप्रदायिक हिंसाएं हम लोग अपने समाज में देखते आते ही हैं। और सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं अपने रिलीजन को श्रेष्ठ मानने से है, अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानने से है, और अन्य जो रिलीजन होते हैं, संप्रदाय होते हैं, उनको वो थोड़ा सा इंफीरियर मानते हैं। इस तरह की जो भावनाएं हमारे देश में है, नकारात्मक भावनाएं हैं। ये क्षेत्रवाद की समस्या है। आप भी जानते हैं कि आज एक क्षेत्र में जब एक क्षेत्र के लोग पलायन करके जाते हैं तो उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट, किस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो ये क्षेत्रवाद की जो समस्याएं हैं, जो आप लोग देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रबल है। अगर कोई बिहार से है तो हम बिहारी हैं, हम यूपी से हैं, या हम पंजाब से तो पंजाबी हैं, महाराष्ट्र से हैं तो मराठी हैं, साउथ इंडियन के साथ क्या समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये इस तरह की जो ये समस्याएं हैं और टिप्पणियां हैं, ये किस तरह से हम कम कर सकते हैं और किस तरह की चुनौतियां हैं जो सामने आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। जातिवाद की समस्या है, पितृसत्ता की समस्याएं हैं। ये तो आज भी हमारे देश में हम अपने परिवार में, अपने घर में देख सकते हैं कि आज भी हमारे घर में जो पिता है, जो दादा हैं, जो लड़के हैं, ठीक है ना, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और जो महिलाएं हैं उनको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अपने मनपसंद विकल्प चुनने की आज़ादी नहीं है। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी ऐसी रूढ़िवादी सोचें हैं जो आज भी हमारे समाज में, हमारे घर में आज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रबल है, ठीक है। कैसी हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, ये इसके अंदर हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद बहुल और असमान समाज में राज्य की भूमिका क्या है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं असामान्य समाज है उसमें राज्य की भूमिका क्या है, सरकार की भूमिका क्या है, सरकार कैसे ये असमानताओं को कम कर सकती है, सरकार कैसे अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सकती है, क्षेत्रवाद की समस्याओं को कम कर सकती है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को कम कर सकती है। तो ये सारे रोल्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, जो संघ और राज्य के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या हम क्या समझ सकते हैं या हम क्या साझा कर सकते हैं, ठीक है ना। हम अपने इस समाज से दूसरे समाज को क्या दे सकते हैं, अपनी जाति से दूसरी जाति को क्या दे सकते हैं, समाज के अंग होने के नाते हम समाज में क्या बांट सकते हैं,
हम समाज को क्या दे सकते हैं, इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हमारी ड्यूटीज आती हैं, इसमें हमारा कर्तव्य आते हैं, इसमें हमारे वो सारे कर्तव्य हैं जो समाज के प्रति एक नागरिक के होते हैं दोस्तों। तो ये चौथी इकाई है जिसमें लगभग 3 प्रमुख टॉपिक हैं जिसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे ही, ठीक है। फिर आती है यहां पर 5वीं इकाई, भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। हमारे देश में अगर हम देखें तो एक परिवर्तन की प्रक्रिया एक बहुत सामान्य रूप से हम एक वर्ष दर वर्ष देखते ही आ रहे हैं। आजादी से लेकर आज तक, मैं ये नहीं कहूंगा कि आजादी में या आजादी के समय पर जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारा समाज और हमारे समाज की जो सोच थी, जो प्रवृत्ति थी, वो आज भी ऐसी ही है, तो ये गलत बात होगी। परिवर्तन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। 1990 के आर्थिक सुधारों के बाद हमने परिवर्तन देखा, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से परिवर्तन देखा। कई ऐसे कारक और कई ऐसे साधन या कई ऐसे घटक हैं जो कि परिवर्तन को कहीं ना कहीं निरंतर कर रहे हैं। कैसे हैं, अब हम देखते हैं। इसके अंदर संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया इसमें देखेंगे, ठीक है ना। उपनिवेशवाद में, औद्योगिकरण में और शहरीकरण में, कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद में मतलब जब हम लोग एक गुलाम देश थे उस समय से लेकर अब तक क्या परिवर्तन हुए हैं, उस समय क्या परिवर्तन हुए थे। साथ में औद्योगिकरण के कारण क्या परिवर्तन हुए हैं, औद्योगिक शहर बसाए गए हैं। कहीं ना कहीं शहरों की संख्या, नगरीकरण तेजी से बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण तेजी से बढ़ता जा रहा है। कभी आप लोगों ने कभी इस चीज पर गौर किया होगा कि जब हम अपने गांव से शहर की तरफ आते थे तो जंगल मिलते थे, कहीं ना कहीं शहर दूर थे, लेकिन आज शहर नजदीक होते जा रहे हैं, अर्थात शहरों का दायरा बढ़ता जा रहा है। शहर धीरे 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 गांव के नजदीक पहुंच रहे हैं और कहें कि गांव शहरों में मिलते जा रहे हैं। और ये औद्योगिकरण और कहीं ना कहीं शहरीकरण का ही प्रभाव है जो इसके अंदर हम लोग देखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जो है सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया। अब सांस्कृतिक परिवर्तन जो हमारे देश में देखने को मिल रहा है, हमारे समाज में देखने को मिल रहा है, उसमें हम देखेंगे आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। हम सोच में भी, रहन सहन में भी, पहनावे में भी हर तरह के आधुनिकीकरण से जुड़ चुके हैं और आधुनिकीकरण हमारे समाज में एक व्यापक रूप से देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि सोच में परिवर्तन नहीं हुआ है, सोच में परिवर्तन हुआ है। हमारी सोच और ज्यादा उदार होने लगी है। कल तक महिलाओं को, बच्चों को जीन्स टॉप नहीं पहनने दिया जाता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि लड़कियां और बच्चियां कहीं ना कहीं इन सब मॉडर्नाइजेशन से धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं। फिर हम देखेंगे पश्चिमीकरण तेजी से बढ़ रहा है, वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है। वेस्टर्नाइजेशन मतलब जब हम ग्लोबलाइजेशन से जुड़ते हैं, वैश्वीकरण से जुड़ते हैं, तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति विश्व के साथ जोड़ी जाती है। और इसके प्रभाव हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, इसके प्रभाव देख रहे हैं कि जो मैकडॉनल्ड कल्चर जो पहले सिर्फ पश्चिमी देशों के ही अंदर जो प्रचलित था, वो आज हमारे देश में भी देखने को मिला है। टेक अवे सिस्टम है। पहले एक परचून की दुकानें हुआ करती थी, राशन की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब एक डिपार्टमेंटल स्टोर एक हमारे समाज में हमें इस तरह की सुविधाएं देखने को मिलती है। जो वॉलमार्टाइजेशन है, मैकडॉनल्डाइजेशन है, इस तरह की जो पश्चिमी जो चीजें हैं हमारे देश में तेजी से बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना। पहनावा है, सोच है, रहन सहन का, सोचने का, समझने का, बात करने का तरीका है, लैंग्वेज का तरीका है, भाषा का तरीका है, वो भी पश्चिमी सभ्यताओं से तेजी से प्रभावित होने लग रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण दोनों अलग अलग सोच हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं, ठीक है। इसके बाद देखें तो संस्कृतिकरण। कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण का मतलब है कि एक क्लास, अगर एक वर्ग अपने ऊपर के वर्ग के साथ अपनी संस्कृति का मेल करे, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक निचले वर्ग की या एक मध्यम वर्ग के परिवार की बात करते हैं, वहां के बच्चे एक अपर क्लास वर्ग की तरह रहने की एक हेरस करे, एक इच्छा करे, उस तरह का कल्चर अपनाएं, तो उसको हम लोग संस्कृताइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, संस्कृतिकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो सेक्युलरिज्म है कि हमारे देश में किस तरह से हम लोग सेक्युलर सोच और धर्म निरपेक्ष करके हम लोग अपनी विचारधाराएं विकसित कर रहे हैं, तो ये विषय भी इसके अंदर पढ़ लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम तीसरे विषय की बात करें तो सामाजिक सुधार आंदोलन और कानून। जो सोशल रिफॉर्म्स चले हैं हमारे देश में और जो उसके लिए कानून बनाए गए हैं, चाहे वो हमारी समाज की रूढ़िवादी सोचों को लेकर कानून हो, चाहे कहीं ना कहीं हमारे देश में सामाजिक सुधार को लेकर कानून हो, वो सारे कानून हम लोग पढ़ लेंगे। इसकी पूरी व्याख्या आपकी 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी में दी गई है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है।
जो आपकी 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी है उससे बाहर ना ही ये पाठ्यक्रम है, ना ही उससे बाहर आपकी ये परीक्षा के सवाल आएंगे। ठीक है, अगर आप सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से अगर आप 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी को ही पढ़ लेंगे तो आपको इस पूरी परीक्षा के 50 के 50 सवाल उसी परीक्षा में और उसी किताब से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, फिर आते हैं हम अपनी छठी इकाई में, और वो है सामाजिक परिवर्तन और राज्य व्यवस्था। ठीक, सोशल चेंजेस एंड द पॉलिटी। जो सामाजिक परिवर्तन हमारे देश में अगर हम लोग अपनी राज्य व्यवस्था के आयाम से या उसके दृष्टिकोण से देखें तो कैसे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में एक साधन के रूप में संविधान, हमारे देश का जो संविधान है उसके जो रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा एक फ्लेक्सिबल संविधान बनाया गया है जिसमें समय दर समय में बदलाव, चेंजेस हो भी रहे हैं, और सरकार कई तरह कानूनों के माध्यम से, संशोधनों के माध्यम से कई तरह के समाज में परिवर्तन या फिर परिवर्तन करने में तत्पर है। इसी में देखें दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति। दल आप जानते ही हैं, ठीक है ना, जो पार्टीज हैं वो किस तरह की विचारधारा रख रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो हमारी राजनीतिक पार्टीज होती हैं, ठीक है ना, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या समाज के मुद्दे वो चुनाव में लेकर आते हैं। प्रेशर समूह होते हैं, दबाव समूह। आपने देखा होगा कि सरकार अगर कोई एक ऐसी नीति या कोई ऐसा निर्णय लेती है जो समाज के एक वर्ग के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी नहीं है या उनके समर्थन में नहीं है, तो कई ऐसे दबाव समूह हैं जो सरकार की इस सोच या इस नीति का पर दबाव बनाते हैं। जैसे हम सीएए, एनआरसी की बात करें, ठीक है ना, चाहे हम लोग किसान कानूनों की बात करें, कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो अपने हाल ही में ही अपने देश में कई प्रकार की दबाव समूह के अंतर्गत देखी ही होंगी। ठीक है ना, लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में बात करेंगे, ये इस विषय के अंदर ये चीज पढ़ी जाएगी। पंचायती राज और सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियां, कि पंचायती राज समितियां हैं उनके समक्ष कैसी कैसी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। आज भी अगर हम देखें तो पंचायती राज समिति में जो महिलाएं सीट होती हैं उसमें कहीं ना कहीं वहां पर जो प्रधान पति है उसकी जो अवधारणा है आज भी प्रबल है हमारे समाज में। महिलाएं चुनाव लड़ती हैं लेकिन जो उनके पति हैं, जो पुरुष हैं घर के, वो उनकी जो पद है, जो उनकी जो कह सकते हैं कि जिस पद पर वो बैठी हैं, चाहे वो एक पंचायती सदस्य के पद पर बैठी हो, उसका लाभ उठाने का काम कौन करते हैं? वो पुरुष। ठीक, तो इस तरह की समस्याएं हम लोग आज भी अपने समाज में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में और पंचायती समितियों में देखते हैं। तो वो सारे चैलेंजेस इसके अंदर पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं और उन चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी छठी इकाई है जिस इकाई के अंदर राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम सामाजिक परिवर्तन को देखेंगे। फिर आती है हमारी सातवीं इकाई जिसमें सामाजिक परिवर्तन को देखेंगे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से। ठीक है, हमें जब आजादी मिली तो उस समय पर अगर हम देखें तो देश में लगभग 80% लोग ऐसे थे जो कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे और कहीं ना कहीं कृषि और कृषि आधारित क्रियाओं पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन वही किसान ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा शोषित थे, पीड़ित थे। उस समय पर जमींदारी प्रथाएं जो हैं, रैयतवारी प्रथाएं जो हैं, भूमि सुधार, कई तरह की ऐसी चीजें थी जो सरकार के द्वारा यहां पर किए गए। किस तरह के फैसले सरकार के द्वारा लिए गए, उसका प्रभाव किसानों पर क्या हुआ, किसान समुदाय पर क्या हुआ, इसमें यहां पर चर्चा होगी। हरित क्रांति देखेंगे, ये लगभग तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच का एक दौर था जिस समय पर देश में सूखा, देश में युद्ध की स्थिति और कहीं ना कहीं एक ऐसी आर्थिक चुनौतियां हमारे देश पर थी कि हमें खाद्यान्नों के लिए भी अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। जी हां, भारत एक कृषि प्रधान देश था और है। भारत जैसे देश को भी अपने खाद्यान्नों के लिए, अपने देश में खाद्य सुरक्षा के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, और इसके लिए भारतीय सरकार के द्वारा एक हरित क्रांति की एक आह्वान किया गया, एक ऐसी क्रांति का आह्वान किया गया जिसमें हमें कृषि क्षेत्र में, खासकर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी थी। लेकिन उस हरित क्रांति में देखने को मिला कि कहीं ना कहीं क्षेत्र के कहीं ना कहीं ऐसे समुदाय और ऐसे समाज में विषमताएं पैदा होने लगी कि जहां पर हरित क्रांति का एक सकारात्मक प्रभाव था वहां उस क्षेत्र का उद्धार हुआ, परंतु अन्य क्षेत्रों का उद्धार नहीं हो पाया। लेकिन उसी हरित क्रांति की वजह से आज कई क्षेत्रों में कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं।
भूजल की समस्याएं देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जो उर्वरकता है भूमि की उसकी समस्या देखने को मिल रही है, और कई तरह की समस्याएं हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में जो कृषक समाज है, जो कृषि समाज है, वो किस तरह से विकसित हो रहा है, किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, ये सारी चर्चा इस विषय में दोस्तों हम करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, लेकिन हमें समाज के दृष्टिकोण से पढ़ना है। ठीक है, नियोजित औद्योगिकरण से उदारीकरण तक हम लोग कहीं ना कहीं एक प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक लिबरलाइजेशन की ओर चले गए। 1990 में जो ट्रांजिशन फेज हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे देश में जो कृषि समाज है, जो कृषि क्षेत्र के लोग हैं, वो अपने आप को, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर तृतीय क्षेत्र में डालने लगे। उदारीकरण सोच की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन, या मैं कहूं कि औद्योगिकरण की जो गति थी वो उस रफ्तार से नहीं हो पाई जैसी अन्य देशों में देखने को मिली। ठीक है, इसमें हम लोग कैसे एक नियोजित उदारीकरण, एक औद्योगिकरण से एक उदारीकरण के दौर से हम इस ट्रांजिशन से गुजरे, कैसा रहा ये दौर, किस तरह की हमारे देश में प्रभाव डाले, किस तरह की चुनौतियां उत्पन्न की, आज वर्तमान में इसके क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, वो इसके अंदर हम लोग देख लेंगे दोस्तों। ठीक है ना, वर्ग संरचना में परिवर्तन, चेंज इन क्लास स्ट्रक्चर, किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, इसमें किस तरह का परिवर्तन देखने को मिला है। निम्न आय वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग है, ठीक है ना, उच्च वर्ग है। इस तरह का परिवर्तन हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, क्या सुविधाओं के आधार पर, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किस तरह से हम शिफ्ट महसूस कर पा रहे हैं, और समाज में इस समय पर किस तरह का परिवर्तन आ रहा है वर्ग क्षेत्र में, वर्ग की संरचना में, ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, किसके दृष्टिकोण से पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि राज्य व्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे भूगोल हो, चाहे हमारा इतिहास हो, वो सभी चीजें हमारे समाज पर एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव तो डालती ही डालती है। ठीक है, तो यहां तक की जो जो हमारी इकाई थी, 7वीं इकाई तक, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाठ्यक्रम धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। साथ में आप अपने साथ एनसीईआरटी खोलकर बैठेंगे तो आप ये देखेंगे कि एनसीईआरटी में सारे विषय आपको दिए गए हैं। एनसीईआरटी से बाहर, फिर मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में से ही सारी चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं अपनी 8वीं इकाई पर, सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग ये देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, सामाजिक परिवर्तन ला रही है। कैसा परिवर्तन ला रही है? क्या ये सकारात्मक परिवर्तन है, क्या ये नकारात्मक परिवर्तन है? सोशल मीडिया हमारे देश में दो तरीके से प्रभाव डालता है, एक सकारात्मक प्रभाव है, एक नकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव हमें कई तरह की सभ्यताओं से, हमारे समाज से हमें अवगत कराता है। वहीं एक नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच, कहीं ना कहीं नकारात्मक विचारधाराएं, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक, कहीं ना कहीं किसी वर्ग को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी या आपत्तिजनक चीजें आप लोग अपने सोशल मीडिया में आए दिन देखते ही होंगे, जिससे कई तरह की हिंसाएं, कई तरह की गतिरोध समाज में देखने को मिलते हैं। तो क्या रोल है मीडिया का आज हमारे समाज में? क्या रोल है सोशल मीडिया का हमारे समाज में? क्या, किस तरीके से हम अपने ट्रांजिशन फेज में देख पा रहे हैं? युवाओं को कैसे प्रभावित कर रहा है? ठीक है ना, एक अधेड़ उम्र की हम बात करें, एक हम युवाओं की बात की, अगर हम एक ऐसे उम्र की बात करें जिस उम्र में उन लोगों के पास सोशल मीडिया का जो पहुंच है वो नहीं है, वो सोशल मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आप जानते ही हैं कि अब कई सारी ऐसी कंपनीज हैं, कई सारी ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं, कई सारे ऐसी वस्तुएं हैं, कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जो कभी तक हमारे देश में उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज सब कुछ उपलब्ध है। तो इसका वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ? वैश्वीकरण का अर्थ होता है अपनी देश की अर्थव्यवस्था को खोल देना, ताकि विदेशी व्यापार पूंजी श्रम और हमारे देश से व्यापार पूंजी श्रम विदेशों में जा सके और विदेशों के भारत में आ सके। तो इस वैश्वीकरण के दौर में आप भी जानते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक ऐसी समाज की व्यवस्थाएं हैं जब हम पूरी दुनिया के समाज के साथ एक दूसरे को जोड़ चुके हैं। इंटरनेट का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है,
आज कुछ भी दुनिया में कहीं भी होता है तो आपको खबर हिंदुस्तान में रहकर इसकी हो ही जाती है। वहां चाहे एक सकारात्मक बदलाव हो, चाहे सकारात्मक परिवर्तन हो या नकारात्मक परिवर्तन हो, कहीं ना कहीं उसके प्रभाव हम लोग देखते ही हैं कि हमारे समाज पर भी होते हैं। वो वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, कुछ ऐसे उत्पाद हैं, कुछ ऐसी कंपनी हैं जिसकी वजह से हमारे समाज में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिले हैं। ठीक, अब आप जानते ही हैं कि डिजिटलाइजेशन के ज़माने में पहले एक संयुक्त परिवार हुआ करता था। अगर देखा जाए तो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं थी। जो पास के लोग थे वो पास थे, जो दूर के लोग थे वो दूर थे। लेकिन आज सोशल मीडिया ने, वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं दूर के लोगों को पास कर दिया और पास के लोगों को दूर कर दिया। इस तरह के प्रभाव हम लोग अपने समाज में, अपने परिवार में कहीं ना कहीं इन सोशल मीडिया के या वैश्वीकरण के इन सब के माध्यम से देख ही पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस विषय को, बड़ा दिलचस्प विषय है ये, आप लोगों को भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, क्योंकि आप भी इसी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं और इसके प्रभाव कहीं ना कहीं हम भी अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विषय में हम लोग ये पढ़ लेंगे। फिर आते हैं हम अगले विषय में। ये भी सामाजिक परिवर्तन के एक नए एरा की बात हो रही है। यहाँ पर मीडिया और सोशल चेंज और ग्लोबलाइजेशन और सोशल चेंज की बात हो रही है। ठीक है ना, ये शायद एक रिपीट हो गया है। फिर हम आते हैं अपनी एक इकाई पर, 10वीं इकाई पर, सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट्स जो हमारे देश में हुए थे। ठीक है, वर्ग आधारित आंदोलन हुए थे, क्लास बेस्ड मूवमेंट्स जो हुए थे, श्रमिक और किसानों के जो आंदोलन हैं, जो प्रोटेस्ट हैं, वो सारे इसके अंदर पढ़े जाएंगे। कौन कौन से अब तक किसान आंदोलन हुए हैं, श्रम आधारित आंदोलन हुए हैं, श्रमिकों के आंदोलन हुए हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए। ठीक, तो ये हम इसके अंदर देखेंगे। जाति आधारित आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। दलित आंदोलन जो हमारे इतिहास में हुए हैं, अब तक होते आ रहे हैं, उनके बारे में देखेंगे। पिछड़ी जाति, उच्च जाति की प्रतिक्रियाओं की, प्रवृत्तियों के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि इन आंदोलन से हमारी इन जनजातियों पर, अनुसूचित जातियों पर, पिछड़ी जातियों पर किस तरह के प्रभाव देखने को मिले। इन आंदोलन से क्या वास्तविक स्थिति में हमारी जातियों की जो स्थिति है, जो रूढ़िवादी सोच है, जो जाति पूर्वग्रह है, क्या वो बदले या नहीं बदले हैं। ठीक, इन आंदोलन के माध्यम से क्या क्या बदलाव हमारे समाज में देखने को मिला है, ये सारी चीजें हम इस विषय में पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन, महिलाओं को लेकर जो आंदोलन हुए हैं स्वतंत्र भारत में, ये देखेंगे। इन आंदोलनों में क्या महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव हुए या नहीं हुए। कहीं ना कहीं देखेंगे कि क्या महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ या नहीं हुआ इन आंदोलन के माध्यम से। कौन कौन से आंदोलन हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हुए, वो सारी चीजें इसके अंदर देखी जाएगी। ठीक है, जनजातीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे जनजातीय आंदोलन हैं, ठीक, जो कि हमारे समाज में देखने को मिले हैं, और उन जनजातीय आंदोलन से क्या जनजातियों का उद्धार हुआ है, सशक्तिकरण हुआ है, नहीं हुआ है, ये देखेंगे। पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में देखेंगे, जैसे चिपको मूवमेंट वगैरह हो गया। ठीक, जो स्वतंत्रता से पहले थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी हम लोग कई सारे ऐसे पर्यावरणीय आंदोलन हैं जिसका जो हम उदाहरण के रूप में दें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, नमामि गंगे आंदोलन है। ठीक है ना, तो कई तरह के ऐसे आंदोलन हैं जो स्वतंत्रता के बाद भी देखने को मिले। किसने किए, कौन इस आंदोलन की जो जो रचयिता थे वो कौन थे, कितने सफल हुए, क्या इसका प्रभाव हमारे समाज पर हुआ, समाज पर प्रभाव के आज भी देख पा सकते हैं, नहीं देख पा सकते। तो ये सारी चीजें हम दोस्तों इसके अंदर पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो पाठ्यक्रम है ये 10 इकाई में विभाजित है, और ये 10 की 10 इकाई अगर आप अपने पाठ्यक्रम के साथ, जो 12वीं का पाठ्यक्रम आपका रहा होगा, बोर्ड की परीक्षा आपकी चली रही होंगी, और उस परीक्षा में अगर आप अपने इन पाठ्यक्रम को देखेंगे तो बहुत एक थॉरोली अगर हम लोग अपने इस पाठ्यक्रम को देखें तो कहीं ना कहीं 12वीं की ही जो हमारी जो एनसीईआरटीज हैं, भाग 1 और भाग 2, उससे भारी कुछ नहीं है। मैं फिर आपसे बता रहा हूं ये बात को, पहली बार ये परीक्षा होने जा रही है, और इस परीक्षा में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, एक सुनहरा अवसर है कि वो भारत की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में लगभग 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनमें वो दाखिला ले सकते हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसमें कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए दाखिला लेना एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक चुनौती हुआ करती थी। कहीं ना कहीं एक बड़ी अड़चन थी, उनके मार्क्स, उनकी जो पद्धति है, जो उनके अंकों की, वो एक सामने उनके एक बहुत बड़ा अड़चन लाया करती थी। लेकिन अब उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अपने आप को साबित कर सकते हैं और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि समाजशास्त्र का जो ये पाठ्यक्रम हम लोगों ने डिस्कस किया है ये आपको समझ आया होगा। एक रूपरेखा आप अपने लेवल पर तैयार कीजिए और देखिए कि बोर्ड की परीक्षा के तुरंत बाद ही आप इस प्रवेश परीक्षा की तैयारी ठीक तरीके से करें और इसमें सफल होकर एक भारत की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला ले। हमारा भी यही एक प्रयास रहेगा कि आपको ऐसी पाठ्य सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होगी। ठीक दोस्तों, मैं बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो हमने पाठ्यक्रम डिस्कस किया वो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।